आपका एविडेंस में आपका सेक्शन 11 तक पूरा पढ़ा दिया गया था। अब आपका जो सेक्शन हमें पढ़ना है वह आपका 12 पढ़ना है, यानी कि धारा 12। आपका धारा 12 की पूरक धारा पहले जाननी है कि जो सेक्शन आपका 12 पढ़ाया जाएगा उसके साथ आपका कौन कौन सा सेक्शन कोरिलेट करके पढ़ना है। तो एक तो सेक्शन 12 हम 3-4 उदाहरण भी इस पर बताएंगे। धारा 12 की लाउड स्पीकर लगा है ना वो बाहर। भाई गर्मी लग रही हो तो बाहर भी बैठ सकते हैं जिसको बैठना हो। आपका फिर बताया जाए, लाउड स्पीकर बाहर लगा है, आवाज दूर तक जाती है। लाउड स्पीकर बाहर लगा है कहेंगे तो आवाज और तेज कर दी जाएगी। फिर एक बार देखिए यहाँ से आपका 12 की सप्लीमेंट्री सेक्शन यानी कि 12 की पूरक धारा या अनुपूरक धारा जो दी गई है वह आपका 55 है, यानी कि 55। ये याद रखना है। इसके बाद आपका कुछ सेक्शन और कोरिलेट करके पढ़ने हैं। आपका वह आपका 52 से लेकर 55 हल्का सा हम बताएंगे। इसके बाद एक सेक्शन 140 से पूछा जाता है ये। इसके बाद आपका 146, कम से कम इतना सेक्शन आप पढ़ेंगे। ये जो आपका सेक्शन है ये थोड़ा कम, आपका दो दो लाइन ही जानना है। अब सेक्शन 12 क्या कहता है कि नुकसानी के वादों में आपका कितना रकम देनी चाहिए, कितना नहीं देनी चाहिए, इस बात का निर्धारण करने के लिए न्यायालय को जितनी भी बातें समर्थ बनाती है, जो भी तथ्य समर्थ बनाते हैं वे सभी तथ्य रेलेवेंट होंगे, अर्थात सुसंगत होंगे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय किसी मामले में अगर ये डिसाइड करने वाला है कि कितना डैमेजेज या कितना कंपनसेशन किसी पक्षकार को दिलवाया जाए, तो इस मामले में कौन कौन से तथ्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो बस एक लाइन धारा बताती है 12 कि सभी तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिसे न्यायालय समर्थ हो सके, योग्य हो सके कि कितनी रकम किस पक्षकार को दिलवाई जाए। अब समस्या ये आई कि आखिर किन किन मामलों में आपका नुकसानी की रकम दिलवाई जाती है और कौन कौन से वे मामले हैं। तो पहला मामला तो आपका अपकृत्य का हो गया, क्योंकि अपकृत में या टाट में जब आप मुकदमा करते हैं तो मुख्य विवाद ये रहता है, आप नुकसानी की ही मांग करते हैं और कितना नुकसानी न्यायालय दिलवाए इस बारे में आप कौन कौन सा साक्ष्य न्यायालय में पेश कर सकते हैं। तो सेक्शन 12 कहता है कि सभी साक्ष्य पेश कर सकते हैं, सभी तथ्यों का एविडेंस पेश कर सकते हैं। अब आखिर धारा 12 की पूरक धारा 55 कैसे हुई। तो सेक्शन 55 आपका बताता है, पहला नियम सेक्शन आपका 55 केवल सिविल मामलों में लागू होगा, पहला नियम। दूसरा नियम 55 ये बताता है कि किसी पक्षकार का ऐसा करेक्टर, करेक्टर मतलब सील, सील मतलब ख्यात या स्वभाव, जो नुकसानी की रकम को बढ़ा दे जो उसे मिलना चाहिए, या जो नुकसानी की रकम को घटा दे। इसका मतलब कि नुकसानी की रकम को इंक्रीज कर दे, या जो नुकसानी की रकम को लेस करने वाला जो सील या करेक्टर होता है, तो क्या वह करेक्टर पक्षकारों का साक्ष्य में सुसंगत होगा कि विसंगत होगा, यानी कि साक्ष्य में हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए, धारा 12 का एरिया व्यापक है कि 55 का, 12 का, क्योंकि 12 में सभी तथ्य और 55 का दायरा लिमिट है,
धारा 55 में केवल किसका साक्ष्य हम दे सकते हैं? करेक्टर का। वो भी कैसा करेक्टर? जो नुकसानी की रकम को क्या करे? अप करे या क्या कर दे? डाउन। अब धारा 12 पर 3-4 अच्छे उदाहरण देखना है कि किसमें नुकसानी की रकम पाई जाती है। तो पहला देखिए, आपका टाट हम बता ही दिए। दूसरा, आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए, यानी कि संविदा भंग का उदाहरण देखा जाए। तो एक उदाहरण हम बताते हैं, पूरा तो नहीं, कम से कम एक उदाहरण आपका किसका बताया जाए? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि संविदा भंग का। देखिए, ए ने बी से विवाह की संविदा की। मान लीजिए विवाह 10 जुलाई को हो, मने तिथि तय हुई है कि 10 जुलाई को विवाह होगा। तब तक ए ने अपने अपने वचन से ए मुकर गया, यानी कि 10 जुलाई के पहले ही मुकर गया, यानी कि जिस समय संविदा का परफॉर्मेंस होना था, पालन या एग्जीक्यूशन होना था, उसके पहले ही संविदा का एक पक्षकार अपने वचन को निभाने से क्या कर दिया है? डिनाई। तो आप लोग फिर अब दिमाग लगाइए, संविदा के पालन के पूर्व संविदा भंग की गई है कि पालन के समय? पूर्व। तो इसे एक नाम देंगे, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पूर्वकालिक संविदा भंग, प्रत्याशित संविदा भंग, या संविदा के पालन के पहले ही संविदा किसने इस उदाहरण में भंग की है? ए ने। अब आपका जब ए ने भंग की है तो सेक्शन पहले कॉन्ट्रैक्ट का पकड़िए कि ये मामला किस सेक्शन में जाएगा। तो सेक्शन याद रखना है, किस सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट जाएगा? 39। केस पूछा जाता है फोचेस्टर बनाम डिलाटूर का। फिर हम केस बता रहे हैं कौन सा? फोचेस्टर वर्सेज डिलाटूर का केस पूछा जाता है, जो आपका कुरियर वाला केस था। तो इस वाद में अब बी को आप उपचार दिलवाइए। आपका धारा 14 कहती है, अब ये सारे की धारा आपका लागू होगी। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 14 ये बताती है कि इस संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता, इस संविदा का विशिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता, अर्थात भी कोर्ट से यह आदेश देने की मांग नहीं कर सकती कि ए को बाध्य किया जाए कि हमसे बी विवाह करे, यानी कि विवाह की संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है कि नहीं? नहीं। तो बी केवल क्या पा सकती हैं? मुआवजा, यानी कि कंपनसेशन पा सकती हैं। तो कंपनसेशन आपका पाने के लिए बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुकदमा करे। अब एविडेंस की धारा 12 क्या कहती है? अब ये देखिए, एविडेंस की धारा 12 ये कहती है कि बी को कितना मुआवजा दिलवाया जाए, इस बारे में सभी बातें साक्ष्य में क्या की जा सकती हैं? पेश। अब दूसरा, ए और बी का जो करेक्टर है, जो मुआवजे की रकम को क्या करे? बढ़ाए या क्या कर दे? इस उदाहरण में घटा दे। क्या वह करेक्टर या सील साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। तो धारा याद करिए, कौन सी धारा? 55। अब तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अभी अब आइए एक दो उदाहरण, इस पर ही अभी आगे बढ़ना है, पूरा नहीं हुआ। अब देखिए बी क्या क्या कहेगी। हजूर हमें 2 करोड़ मुआवजा दिलवाया जाए। अब क्या क्या कह सकते हैं? कार्ड बट गए थे, पूरे रिश्तेदारी में चर्चा हो गई थी, हमने ये तैयारी कर ली थी, वो तैयारी कर ली थी, सब कुछ तैयारी कर ली थी, और ये निकम्मा विवाह के पहले ही विवाह करने से इनकार कर दिया। तो आपका हमारी बेइज्जती हुई, समाज में हुई, सहेलियां जान गई थी कि विवाह होने वाला है, वो ताने मार रही हैं कि क्या हुआ तेरा वादा। तो ऐसी दशा में आपका हमें क्या दिलवाया जाए? ज्यादा मुकदमा दिलवाया जाए।
तो आप बताइए धारा 12 में ये जो हमने बातें बताई सुसंगत होगी कि विसंगत। और अब एक का करेक्टर पर आ जाइए। एक का करेक्टर यही रहा, 4 बार शादी तय किया, चारों बार आपका क्या किया है, शादी तोड़ दिया है। अतः एक का करेक्टर ढीला है, हमारा करेक्टर ऊंचा है, तो रकम क्या दिलवाई जाए ज्यादा, तो कौन सी धारा, 55। भाई देखिए उदाहरण को उदाहरण के रूप में लीजिए। ये उदाहरण बताया जा रहा है, कोई आपका ये नहीं कि अपने पर व्यक्तिगत रूप से ले उदाहरण। भाई फिर एक बार बताया जा रहा है, क्योंकि कई उदाहरण बताए जाते हैं बाबा तमाम पर, और कई परम भक्त अंध भक्त नाराज भी हो जाते हैं, फोन करके नाराज होते हैं। आपका टीका होगा पर उदाहरण बताया गया, तभी 2-4 लोग टीका करना छोड़ दिए। तो भाई छोड़िए ना, उदाहरण आप पर्सनल नहीं बताया जा रहा है कि आप टीका करना छोड़ दीजिए, इबादत करना और पूजा करना। उदाहरण को उदाहरण के रूप में लीजिए। और आप ये जानिए कि सर समझाने के लिए उदाहरण बताते हैं, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। ये सार्वजनिक तौर पे बताया जा रहा है। अब 140 के आप कहती हैं ये देखा जाए भाई, आपका सेक्शन 140 सेक्शन एविडेंस का ये कहता है कि जो गवाह करेक्टर का साक्ष्य देने आया है, सील का साक्ष्य देने आया है, तो पहली परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा हो गई। तो क्या मुख्य परीक्षा देकर भाग जाएगा? नहीं। उसकी प्रत परीक्षा हो सकेगी कि नहीं? जीरा हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी? तो सील का साक्ष्य देने वाले गवाहों की प्रत परीक्षा हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी? कौन सी धारा? आपका कह सकते हैं कि 140। अब जो गवाह हैं उसके सील पर अटैक करिए, यानी कि जो व्यक्ति गवाही देने आया है, क्या उसके करेक्टर पर अटैक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? और मुख्य रूप से किस धारा के तहत? 146 के तहत। अब 146 आपका बिहार में पूछी गई थी कि 2018 में किस धारा में संशोधन किया गया था, तो आपका किस धारा में किया गया? आपका 146 के परंतुक में 3 बार अब तक संशोधन हो चुका है। पहला संशोधन बेश्या को लेकर, दूसरा संशोधन निर्भया कांड को लेकर, तीसरा संशोधन कठुआ कांड को लेकर। 146 के किस में? परंतुक में आ सकता है। बिहार में भी पूछा गया था। वैसे भी मैं आपका शुरुआती दौर में संशोधन इत्यादि लिखवा चुका हूँ, आप नोट्स में देखिएगा 146 का परंतुक डिटेल में लिखवाया गया है। अब आइए आपका 52 से लेकर 55 तक पक्षकारों का सील सुसंगत है, तो 52 और 55 सिविल मामलों में लागू होगी। 53, 53A और 54 किस में? क्रिमिनल में। एक दो और नुकसानी का बता दिया जाए भाई उदाहरण। एक तो हमने टाट का बता दिया, दूसरा संविदा भंग का, तीसरा आपका डिफमेशन का बताया जाए। मानहानि के मामलों में भी मुख्य आपका अगर आप सिविल मुकदमा करते हैं तो आप मुआवजा की ही मांग करते हैं, तो धारा 12 सभी तथ्य सुसंगत, और धारा 55 आपका पक्षकारों का करेक्टर भी क्या होगा? सुसंगत। तो आपका जैसे कि मिथ्या बंदीकरण, यानी कि 2 दिन से अधिक पुलिस रख ली है लाकअप में और चालान ही नहीं की, अभियुक्त को पेश ही नहीं की, तो ये अपराध भी हैं, अपकृत भी हैं। फॉल्स इम्प्रिजमेंट कहा जाता है। मिथ्या बंदीकरण के लिए टाट के तहत मुकदमा, और सदोष परिरोध के लिए आईपीसी के तहत, जैसे हमला हुआ इत्यादि। अब आइए धारा 12 समाप्त हो गई। अब आइए 13। 13 से भी आपका एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। देखिए आपका अभी आपका बिहार में भी बना था, आपका झारखंड में भी बना था। मैंने वर्तमान समय में लगभग प्रत्येक राज्य में एक क्वेश्चन आपका बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन ये निकालना है जो आपका मैंने बिहार और झारखंड का मॉडल था कि प्रथा और रूढ़ को एविडेंस में कहाँ कहाँ प्रावधान किया गया है या कहाँ कहाँ आपका उल्लेख किया गया है। पहला क्वेश्चन पूरा धारा याद करनी है। देखिए आपका तो हम लिख रहे हैं धारा 13 आप याद करिएगा, 32 का खंड 4 याद करिएगा, फिर 32 का खंड 7 याद करिएगा, फिर 48 याद करिएगा, फिर 49 याद करना है और 92 का परंतुक भी याद करना है, परंतुक नंबर 5। देख ले भाई छूटा तो नहीं है ना। देखिए आपका क्वेश्चन का मॉडल देखिए भाई, पहले पहले आप भूमिका इसकी देखिए क्योंकि आपका प्री में देखिए मॉडल पहला यहीं से आपका उत्पन्न होता है। पहला मॉडल जो आपका बना है वर्तमान समय में कि कस्टम और यूजेज को, अभी हम बताएंगे कस्टम यूजेज, प्रथा और रूढ़ि को साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सुसंगत बनाया गया है। तो आपका दे दिया 13, फिर दे दिया 13 और 48, फिर दे दिया 13, 48 और 32 का खंड 7, फिर दे दिया 13, 48 आपका 32 का खंड 7, 49। तो किन धाराओं में सुसंगत बनाया गया है आपका जो बिहार और झारखंड ने ये पूछा, तो इन्हीं धाराओं में से जिस ऑप्शन में सबसे अधिक धारा रहेगी उसी ऑप्शन को मारेंगे। फिर एक बार याद रखिए, इसी धाराओं में से आपको खोजना पड़ेगा और जिस ऑप्शन में सबसे क्या रहेगी अधिक धारा उसी को मारेंगे। अब दूसरा ऑप्शन इस पर नकारात्मक क्वेश्चन बनाया जाए कि किन धाराओं में प्रथा और रूढ़ि को रेलेवेंट नहीं बनाया गया है। तो नहीं वाला क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप सभी धाराओं को रटे रहेंगे। तो दे देगा धारा 13, धारा दे देगा 48, धारा 49, इनमें से मैंने आपका दे देगा और अगली धारा दे देगा 14। तो किस धारा में प्रथा या रूढ़ि को सुसंगत नहीं बनाया गया है। तो कौन सी एक धारा हमने बाहर बताई, 14। अब कोई भी धारा दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो पहला मॉडल रहा, सभी धाराओं को डिटेल में यही बता दिया जाएगा। अब ये नहीं कि आपका बाद में नहीं बताया जाएगा। जितनी ये धाराएं हैं सबको हम क्या करेंगे डिटेल में यही बता देंगे। अब अगला क्वेश्चन जो यूपी और उत्तराखंड में पूछा गया है वो देखिए कि धारा 13 की सप्लीमेंट्री सेक्शन कौन है, पूरक धारा कौन है। तो अगर धारा 13 की पूरक धारा पूछे तो आपका जवाब रहेगा 48। तो फिर एक बार क्वेश्चन उत्पन्न हुआ कि धारा 48 या धारा 48 किसकी पूरक धारा है, 13, 14, 15, 16। तो किसकी मारेंगे, 13। पूरक धारा का मतलब कि जो प्रावधान धारा 13 में है उसी से मिलता जुलता प्रावधान भी कहाँ किया गया है, सेक्शन 48 में। ये दोनों में क्वेश्चन आ चुका है आपका यूपी एपीओ में भी और उत्तराखंड में। गलत ना हो, 13 की पूरक धारा कौन है, 48। फिर आपका अगला क्वेश्चन 13 और 48 से लिया जाए जो यूपी आपका एपीओ में काफी अंदर से पूछा गया है। सेक्शन 13 में आपका कौन कस्टम और प्रथा रेलेवेंट बनाया गया है, आपका व्यक्तिगत प्रथा रूढ़ि, सार्वजनिक या सामान्य प्रथा रूढ़ि, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप मारेंगे सभी, मारकर आइएगा। यानी कि सेक्शन 13 में सभी प्रथाओं और रूढ़ियों को रेलेवेंट बनाया गया है। 48 में आपका क्वेश्चन बना है
और 48 जब हम पढ़ाएंगे तो लास्ट लाइन से उठाएंगे कि 48 में आपका प्रथा और रूढ़ि का दायरा सीमित है, पहला नियम। दूसरा नियम, किसके द्वारा आपका प्रथा रूढ़ के बारे में कथन किया गया हो, और विशेषज्ञ की विशेषज्ञ द्वारा, तो एक्सपर्ट द्वारा नहीं, किसके द्वारा, और विशेषज्ञ। क्या व्यक्त किया गया हो, राय या अपना विचार या अपना ओपिनियन। तो अब जो क्वेश्चन आपका यूपीएपीओ में अंदर से जो पूछा कि धारा 48 के तहत कौन सी प्रथा के बारे में अविशेषज्ञ की राय सुसंगत होगी, व्यक्तिगत प्रथा की सामान्य प्रथा, तो धारा 48 सभी प्रथाओं को कवर नहीं करती। तो स्पष्ट रूप से 48 के नीचे लिखा गया है कि आपका कौन सी प्रथा लिखी गई है, व्यक्तिगत की सभी की सामान्य। तो धारा 13 में सभी प्रथा रूढ़ और 48 में केवल क्या, सामान्य। भाई ये रटे रहिए, हम बताएंगे आगे, लेकिन जितने क्वेश्चन निकले हैं सेक्शन से हम निकाल रहे हैं। अब अगला देखिए, अब धारा 13 का स्पेशली पूछ ले कि धारा 13A की पूरक धारा कौन है, तो आपका जवाब रहेगा, अगर स्पेशली अंदर जाकर पूछे कि धारा 13A की माने धारा 13 के खंड ए की पूरक धारा कौन है, तो 32 का क्या मारेंगे, 7। हम अपने मन से नहीं बता रहे, ये 32 7 में आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि 13A के लिए ही बनी है, 13 के क्लास बी के लिए नहीं। तो अगला नया क्वेश्चन ये बन सकता है कि धारा 32 का क्लास 7 किसकी सप्लीमेंट्री सेक्शन है, 13A की, 13 के खंड बी की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार करवाएंगे, 13A। अगला ये 49 भी पूछा गया है, 92 का परंतु भी। तो अब आपका पहले तो प्रथा रूढ़ के बारे में जानिए, तब तो बैक शुरू किया जाए। देखिए आपका थोड़ा भूमिका हम डिटेल में लेते हैं, 5 मिनट आपका, उसके बाद सेक्शन वाइज शुरू किया जाएगा। सबसे पहले आपका जो जानना है वह आपका हिस्टोरिकल स्कूल देखना है, यानी कि विधिशास्त्र में ऐतिहासिक विचारधारा पहले पढ़ी जाती है। ऐतिहासिक विचारधारा के विद्वानों का मत ये है कि विधि पाई जाती हैं, बनाई नहीं जाती। यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल वाले ये कहते हैं कि कानून समाज में पाया जाता है, बनाया नहीं जाता संसद द्वारा। किस रूप में पाया जाता है, तो प्रथा के रूप में, आपका रूढ़ के रूप में। तो अगला नियम ये आया कि कौन सी विचारधारा प्रथा और रूढ़ को विधि मानती है, तो हिस्टोरिकल स्कूल। अब आपका 3 शब्दों पर गौर करना है, 3 पहले शब्द जानिए। एक चलन होता है, चलन यानी कि फैशन या प्रचलन कहा जाता है। इसके बाद आती हैं कस्टम या कस्टम आती है, यानी कि प्रथा। और तीसरे आप पर आता है आपका यूजेज या रूढ़। तो जो ये फैशन या प्रचलन होता है ये कानून नहीं माना जाता, लेकिन प्रथा और रूढ़ को कानून माना गया है। ये हम ही कानून नहीं मान रहे हैं, हमें इसे विधि नहीं मान रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी मान रहा है। और अनुच्छेद आपका 13(3) का एक बार क्लाज ए देखिएगा, जिसमें विधि में 8 बातें समाहित हैं। और ये जो 8 बातों में 2 बातें प्रथा और रूढ़ के बारे में है, यानी कि प्रथा और रूढ़ को हमारा संविधान भी आपका विधि मानता है। तो तीनों में अंतर क्या है, एक उदाहरण से समझा जाए। वैसे इंटरव्यू में
आपका कस्टम और यूजेज में अंतर पूछा गया है। तो तीनों में आप एक उदाहरण देखा जाए, मान लीजिए आपका हिंदू लॉ में 7 स्टेप हैं, सप्तपदी है, यानी कि विवाह तभी संपन्न होगा जब पवित्र अग्नि के समक्ष वर और वधु द्वारा 7 पग साथ साथ चला जाए। जब तक 7वां पग न चल दिया जाए सामान्यतः विवाह पूर्ण नहीं होगा। तो अब पहले चलन देखिए इसमें क्या है। आखिर कोई तो ऐसा पहला व्यक्ति होगा जो इस प्रक्रिया का पालन करते हुए मैरिज किया होगा। अब दो चार आप जैसे उस समय बाराती गए होंगे देखे होंगे, और उसके बाद आपका बाराती खा पी के अपने घर गए होंगे, पी के भी, भाई आजकल तो कई जगह मारपीट हो जा रही है पीने के चक्कर में तो खा पी के घर गए होंगे और अपने गांव में राता जैसा फैलाए होंगे कि वहां तो विवाह इस तरीके से किया गया। ये रायता फैलता रहा, और रायता जब फैलता रहा तो तमाम लोग इस प्रक्रिया का अनुसरण स्वेच्छा से करना प्रारंभ किए होंगे, और ये कुछ समय तक चला होगा। अब समय तो कानूनन नहीं है, लेकिन 50 साल 100 साल तक चला। तो अगर ये फैशन बंद हो जाता तो फैशन ही रह जाता, लेकिन 50-100 साल तक चलता रहा तो ये क्या बन गया? प्रथा। यानी कि इसी को हम कहते हैं, यानी कि प्रचलन या चलन ही किस में कन्वर्ट हो गया? कस्टम में, प्रथा में। बाहर ही बैठ जाए भाई, आपका थोड़ी देर और पढ़िए क्योंकि उमस है आज, कई लोग भाई दिक्कत में आ रहे हैं। नहीं, अब कूलर वूलर भी आज काम नहीं कर रहा ना, भले पानी चल रहा हो। देखिए कुर्सी पर बैठ जाए भाई, बाहर ही क्या किया जाए। नहीं दिक्कत है भाई, आज आपका छोड़ दिया जाएगा, क्यों चक्कर उक्कर ना आए किसी को, ये भी ध्यान में रखना है। भाई परीक्षा टल ही गई है तो कोई जल्दीबाजी थोड़े है कि एक ही दिन में पूरा पहरा पढ़ा दिया जाए, लेकिन देख लीजिए थोड़ा बहुत तो हो जाए। ये प्रथा हो गई। यही प्रथा अगर स्मरणातीत काल से चली आ रही हो, किसी को पता न हो कि ये कार्य कब से हो रहा है, तो यही किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रूढ़। तो बताइए अब आप लोग, सबसे नवीन कौन होता है? प्रचलन। इसके बाद कौन आता है? प्रथा। इसके बाद कौन आता है? रूढ़। सबसे प्राचीन इसमें कौन है? रूढ़। रूढ़ और प्रथा में आपका अंतर इंटरव्यू में पूछा गया, तो प्रथा स्मरणातीत नहीं होती। प्रथा के बारे में ज्ञान रहता है कि कब से चली आ रही है, लेकिन रूढ़ क्या होती है? स्मरणातीत। माने किसी को स्मरण ही नहीं है कि कब से ये परंपरा आ रही है। तो भाई सामान्यतः कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि 7 स्टेप की परंपरा कब से आ रही है, बस हम परंपराओं का क्या कर रहे हैं? पालन। तो ये 7 स्टेप क्या हो जाएगी? रूढ़ हो जाएगी। प्रथा जितनी पुरानी होगी उतना विधि का बल वह मजबूत होता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो तीनों अब आया कि चलन को कानून नहीं माना गया है, केवल किसको माना गया है? प्रथा और रूढ़ को। तो ये प्रथा आदिम काल से चली आ रही है, बाबा परदादा उसके पहले से चली आ रही है। आखिर इसको साक्ष्य में हम कैसे प्रस्तुत करेंगे? कैसे कोर्ट को विश्वास दिलाएंगे कि ये जो प्रथा है, रूढ़ है, ये है और ये बहुत पहले से चली आ रही है? तो इसके लिए एविडेंस के विशेष नियम बने हैं, और किन किन धाराओं में बने हैं? 13 में, 32 के खंड 4 में, 32 के खंड 7 में, 48 में, 49 में, और 92 का कौन सा परंतु नंबर? 5 में विशेष नियम बने हैं। और वहीं आपका कह सकते हैं कि विशेष नियमों को चलना है। अब पढ़ा जाएगा कल भाई, क्योंकि हाँ नहीं, खुद भी आपका दिक्कत हो रही है, अब क्या किया जाए? जबरदस्ती कहीं चक्कर वक्कर, क्योंकि भाई आज जो पसीना हो रहा है वो जा नहीं रहा है अब।
नहीं, पंखा असर ही नहीं कर रहा है, कोई भी लग रहा है कि जैसे देखिए गर्मी रहे तो भाई आपका 7 सवा 7 से किया जाएगा क्लास। कल हम देखते हैं, अगर गर्मी ज़्यादा रहती है कल भी तो आपका समय जो है थोड़ा आपका 7:15 से कर दिया जाएगा, 7 बजे से। जैसे पहले चल रहा था वो तो थोड़ा गर्मी कम थी, लेकिन अगर कल भी ऐसा मौसम रहा तो आपका जो समय थोड़ा पहले कर देंगे। एक दिन और देखिए, आप एक दिन और वेट करिए, अगर कल मौसम सुधर जाए तो ठीक।